गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 8 प्रकरण 8 का उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव यह प्रकरण पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दो मुख्य मुद्दे उपयुक्त सूक्ष्मजीव, जिसके अंतर्गत लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम व किण्व का समावेश है। दूसरा उपद्रवी सूक्ष्मजीव, कॉलिस्ट्रीडियम और अन्य सूक्ष्मजीव, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा याद करें से। सूक्ष्मजीव क्या हैं, इनकी विशेषताएं कौन सी हैं? तो कह सकते हैं सूक्ष्मजीव ये हम अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। नग्न आँखों से न दिखाई देने वाले परंतु अपने चारों तरफ सर्वत्र रहने वाले सजीव को हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो कि हमें अपने नग्न आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते, परंतु हमारे चारों तरफ यह व्याप्त हैं। ऐसे जीवों को, ऐसे सजीवों को हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। अधिकांशतः सूक्ष्मजीव आदि केंद्रकीय कोशिकीय रचना वाले होते हैं। उन्हें जो है केवल हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, आपने सूक्ष्मजीवों का परीक्षण कैसे किया है? सूक्ष्मजीवों का परीक्षण कैसे किया जा सकता है? तो जैसा कि बताया कि सूक्ष्मजीवों के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे सूक्ष्मजीवों का परीक्षण किया जाता है। कांच पट्टी पर ताज़े छाछ की बूंद डालकर उस पर रंजक डालकर लैक्टोबैसिलाई सूक्ष्मजीव संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे देखे जा सकते हैं। फफूंदी के जैसे सूक्ष्मजीवों की खाद्य पदार्थों पर हुई वृद्धि दिखाई देती है, उनका भी परीक्षण हम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है लैक्टोबैसिलाई के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। हमारे आसपास सर्वत्र हैं पर सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देते। ऐसे सूक्ष्मजीवों के विभिन्न प्रकारों के से आप परिचित हैं। हमारे दैनंदिन जीवन का इन सूक्ष्मजीवों से क्या संबंध होता है? तो सूक्ष्मजीवों का हमारे दैनंदिन जीवन से बहुत अधिक संबंध है। जैसे हम जाने अनजाने में हम इनका उपयोग करते रहते हैं। जैसे दूध से दही बनाना है, बराबर ना? दूध से दही बनाने के लिए जीवाणु जो होते हैं। फिर डबल रोटी जो पाव है, पाव का जो आटा होता है उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से सूक्ष्मजीवों का हम अपने जीवन में कहीं न कहीं इस्तेमाल करते रहते हैं। उपयुक्त सूक्ष्मजीव, हाँ, ऐसे सूक्ष्मजीव, तो कहने का मतलब यह है सूक्ष्मजीव दो प्रकार के हो गए, उपयुक्त सूक्ष्मजीव और उपद्रवी, जो कि शुरुआत में ही हमने बताया। उपयुक्त मतलब जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो मानव जीवन के लिए यूज़फुल हैं, ज़रूरी हैं, ऐसे सूक्ष्मजीवों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है लैक्टोबैसिलाई। क्या है? लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई का हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ताज़ा छाछ की एक बूंद स्लाइड पर लें, उस बूंद की एक पतली परत बनाएं, उस पर मिथिलीन ब्लू अभिरंजक की एक बूंद डालकर आच्छादक कांच रखें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की 10x लेंस और तत्पश्चात उच्च क्षमता वाली 60x लेंस से निरीक्षण करें। तो क्या दिखाई देता है? देखिए, क्या नीले रंग के तीली जैसी सजीव हलचल करते हुए दिखाई दिए? इन जीवाणुओं का नाम लैक्टोबैसिलाई है। ये जो है डायग्राम दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आयताकार होते हैं। लैक्टोबैसिलाई अनाक्सी जीवाणु है। कैसे जीवाणु है? अनाक्सी जीवाणु है, अर्थात बगैर ऑक्सीजन के भी ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। दूध से दही कैसे बनाते हैं
इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से क्या होता है। दूध से दही लगभग हमने देखा होगा किचन में कभी माँ जो है वह दूध से दही बनाती है, तो उसके लिए क्या करती है कि दही का थोड़ा सा जामन के रूप में हम इस्तेमाल उसका करते हैं। जामन तो कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूध में जामन डालते हैं, इस जामन में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होते हैं, वे दूध के घटक में परिवर्तन लाते हैं। दूध की लैक्टोज शर्करा का ध्यान देना, दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, उसका रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में करते हैं। दूध का पीएच कम हो जाता है, किण्वन तथा स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा दूध से दही का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया है। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा का किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करते हैं। दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है और उसका किण्वन प्रक्रिया द्वारा उसको क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करते हैं। इसके कारण दूध का पीएच कम होता है और दूध के प्रथिनों का स्कंदन होता है। इसके कारण दूध के प्रथिन अन्य घटकों से अलग हो जाते हैं। इसे ही दूध का दही में रूपांतरण होना कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही को विशिष्ट खट्टा स्वाद मिलता है। उसका पीएच कम होने के कारण दूध के अन्य घातक जीवाणुओं का विनाश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सोचिए, यहाँ पर इस साल के लिए यह स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं चर्चा। अपचन होने पर, पेट खराब होने पर डॉक्टर दही या छाछ पीने के लिए क्यों कहते हैं, तो क्या कारण है। तो दूध की अपेक्षा दही पचने में हल्का होता है। पहली बात, दही में लैक्टोबैसिलाई उपयोगी जीवाणु की मात्रा अधिक होती है। ये जीवाणु आहार नाल के अंतर्गत कॉलिस्ट्रीडियम जैसे वहाँ पे उपद्रवी सूक्ष्म जीव में हमने देखा था कॉलिस्ट्रीडियम, तो वही है, जैसे घातक सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दही का अम्लीय पीएच दूध के सजीवों का विनाश करते हैं। इस कारण से आहार ही औषधि सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर पेट खराब होने पर डॉक्टर दही या छाछ पीने के लिए कहते हैं। कभी कभी दही कड़वा चिपचिपा होकर उस पर तार आती है, ऐसा क्यों होता है, बराबर। तो ऐसा होने पर मतलब दही जो है खराब हो जाता है, ऐसा हम कहते हैं। तो कारण क्या होता है कि दही के जामन के खराब होने पर उसमें उत्तम गुणवत्ता वाले लैक्टोबैसिलाई नहीं होते। उसके विपरीत उसमें कॉलिस्ट्रीडियम जैसे हानिकारक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है। दही का पीएच भी बदला हुआ होता है, जिसके कारण से कड़वा या चिपचिपा जैसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगला है दूध की मलाई का किण्वन कर घर में कौन कौन से पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ हैं, जिसमें दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, श्रीखंड इत्यादि हम बना सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं यह भी इस साल के लिए स्वयं अध्ययन में रखा गया है। आजकल लोकप्रिय प्रोबायोटिक दही और अन्य खाद्य पदार्थ वास्तविक रूप में हैं। ऐसे पदार्थों में लैक्टोबैसिलाई जैसे उपयुक्त सजीवों का उपयोग किया जाता है। ऐसा अन्न शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होने के कारण ये सूक्ष्मजीव आहार नाल के कॉलिस्ट्रीडियम जैसे घातक जीवाणु नष्ट कर हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाते हैं, बराबर। जो ये पेट खराब होने पे बताया गया था, तो ऐसे ही यह जो है, ये जो लैक्टोबैसिलाई है, यह हमारे लिए क्या होता है, मतलब अच्छा सिद्ध होता है। ठीक है, अच्छा सिद्ध होता है, यह उपयोगी है। ठीक है, साथ ही साथ रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है। कॉलिस्ट्रीडियम जैसे घातक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके बाद लैक्टोबैसिलाई जीवाणु के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, हालांकि इस साल के लिए यह स्वयं अध्ययन में रखा गया है। दही, छाछ, घी, पनीर, चीज़, श्रीखंड जैसे अनेक पदार्थ दूध की किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। सीडार, कोको, सब्जियों के अचार आदि पदार्थों का बड़े पैमाने में उत्पादन करने के लिए लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया उपयुक्त है। पाचन संस्थान के कार्य में खराबी होने पर लैक्टोबैसिलाई कुछ अन्य सूक्ष्मजीव के साथ उपचार करते हैं। गाय भैंसों को दी जाने वाले बिनौले
की खली वास्तविक रूप से लैक्टोबैसिलाई की सहायता से खटास उत्पन्न किया हुआ अन्न पदार्थ है। मध्यार्क निर्मित तथा कुछ प्रकार की डबल रोटी बनाते समय लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है लैक्टोबैसिलाई का हमारे जीवन में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो कहाँ कहाँ उपयोग है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, इसके बाद ये जो है इस साल के लिए इसे हटा दिया गया है, खोजिए, वह आप स्वयं अध्ययन के तहत देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवाणु क्या है, करे वह देखें। मेथी, मूंगफली, सोयाबीन अथवा किसी दलहन का पौधा लेकर 3 से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्रावण से निर्जंतुक कीजिए। क्या होता है देखिए, बाद में 70% इथाइल अल्कोहल के द्रावण में 4-5 मिनट रखें, निर्जंतुक पानी से स्वच्छ कीजिए और गांठों के बहुत ही पतले फाँक कीजिए। एक अच्छी फाँक सैफ्रेनिन के तनु द्रावण में 2 से 3 मिनट रखें। स्लाइड पर फाँक रखकर आच्छादन कांच तैयार करें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण कीजिए। ये गुलाबी डंडियों जैसी बेलनाकार सूक्ष्मजीव जो है वह राइजोबियम जीवाणु होता है। तो राइजोबियम जीवाणु बताया गया है कि कहाँ कैसे आपको प्राप्त होगा, क्या है देखना है। तो उसके लिए मूंगफली, मेथी और सोयाबीन के जैसे दलहन वाले जो पौधे हैं उनके द्वारा यह प्राप्त होता है। और वह कैसे दिखाई देगा आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यह जीवाणु देखने के लिए हमें दलहनों के पदार्थों की जड़ों की गांठें ढूंढनी पड़ती हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, इन वनस्पतियों को राइजोबियम से लाभ होता होगा या हानि, इसके बारे में हम देखते हैं। राइजोबियम जो है यह वृद्धि के लिए, हाँ, फसलों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। एजिटोबैक्टर और राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन को रूपांतरित करते हैं प्रोटीन के अंतर्गत, तो जो कि इनके फसलों की वृद्धि के लिए अधिक उपयोगी हैं। राइजोबियम का कार्य और महत्व देखिए। जड़ों पर गांठों में रहने वाले राइजोबियम उस पौधों को नाइट्रेट तथा अमीनो अम्लों की आपूर्ति करते हैं और उसके बदले पौधे से कार्बोज पदार्थों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को फायदेमंद साबित होने वाले इस संबंध को सहजीवन कहते हैं। राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन, राइजोबियम का कार्य क्या है, राइजोबियम जो सूक्ष्मजीव होंगे उसका कार्य क्या है उसके बारे में बताया गया है। राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, परंतु इस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उन्हें मटर, सोयाबीन, सेम की फली तथा अन्य दलहनों जैसे सिम्बा वर्गीय, मतलब फली, जो कि फल जैसे सेम हुआ, ये सब मटर हुआ, तो फली वाली वनस्पतियां हैं ये। हाँ, वनस्पतियों के अतिथेय के रूप में आवश्यकता होती है। राइजोबियम के बनाकर दिए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के कारण दालें और दलहन प्रोटीनों का अच्छा स्रोत साबित होता है। अर्थात ये जो दलहन वाली वनस्पतियां हैं, राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त होने के बाद इनका विकास या वृद्धि कहें तो बेहतर होता है, अच्छा होता है। मतलब ये फसलें जो होती हैं वह बहुत ही लाभकारी हो जाती हैं। अच्छी फसल मतलब पैदावार अच्छा होता है। दलहनों की फसलों की समाप्त होने पर उनकी जड़ें तथा पौधे का कुछ भाग विचार पूर्वक मिट्टी में मिलाकर जीवाणुओं की मात्रा कायम रखी जाती है। राइजोबियम के कारण रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है। तो देखिए, राइजोबियम के कारण रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है, अतः रासायनिक खादों के दुष्परिणाम टाले जा सकते हैं। खादों की खरीद का खर्चा भी कम होने के कारण किसानों का फायदा होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि राइजोबियम जो है वह हवा की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके, हाँ, उसको क्या कहती है,
प्रोटीन के युक्त मतलब नाइट्रोजन का यौगिकों का रूपांतरण करती है। बाद में उसके दलहन वाली जो वनस्पतियां होती हैं उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध होती है, और दलहन वाली जो वनस्पतियां हैं उनकी पैदावार को अधिक अच्छी मात्रा में यह बढ़ाता है, जिसके कारण हमें रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा नहीं करना पड़ता और रासायनिक खादों के दुष्परिणाम को टाला जा सकता है। साथ ही साथ किसानों खादों के रूप में जो भी खर्चा किसानों का होता है उसमें बचत हो जाती है। आजकल बुआई के पहले से ही बीजों को राइजोबियम युक्त द्रव या पाउडर लगाया जाता है। बुआई के बाद यह राइजोबियम जीवाणु पौधे में प्रवेश करते हैं। इस पद्धति में को राइजोबियम टीकाकरण कहते हैं। यह प्रयोग दलहनों के साथ साथ तृणधान्य अन्य फसलों को भी नाइट्रोजन की आपूर्ति करने हेतु उपयुक्त होता है। तो जिस प्रकार से हमें रोगों से बचाने के लिए या हमारा मतलब हम रोग मुक्त रहें तो हमें टीका दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वनस्पतियां जो हैं उनकी पैदावार अच्छी हो, उन्हें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो, ऐसे इस प्रकार के लिए राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है उनके पाउडर में या द्रव में उन्हें लपेट कर रखा जाता है। जब उनकी पैदावार होती है, पौधा बढ़ता है, तब वह जीवाणु उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के कारण वह फसल जो होती है उनकी पैदावार अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कीड़व। कीड़ू के अंतर्गत यहाँ पे कृति है, यह इस साल के लिए स्वयं अध्ययन में रखा गया है। देख लेते हैं क्या है। कीड़व बाजार से एक्टिव ड्राई ईस्ट लेकर आएँ। एक बोतल में 1 चम्मच ईस्ट, 2 चम्मच चीनी और थोड़ा गुनगुना पानी मिलाएं। बोतल के मुंह पर एक रंगीन पारदर्शक गुब्बारा कसकर बिठाएं। 10 मिनट बाद कौन कौन से बदलाव दिखाई दिए? गुब्बारे में जमा हुई गैस में कली चूना मिलाएं। यह कली चूना बीकर में लेकर परीक्षण कीजिए क्या होता है। तो क्या होगा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। बोतल के द्रावण की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर आच्छादक कांच रखें। वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण कीजिए। बोतल का द्रावण संभाल कर रखें। क्या यह सब है? यह जो है सब प्रयोग में की जाने वाली चीज़ें हैं। क्या स्लाइड पर लंब वृत्ताकार रंगहीन कवक कोशिकाएं दिखाई दी? इन कोशिकाओं पर छोटे वृत्ताकार भाग चिपके हुए दिखाई देंगे। ये ईस्ट की नई बनती हुई कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो क्या दिखाई देता है? लंब वृत्ताकार रंगहीन कवक की कोशिकाएं दिखाई देंगी। ये जो कोशिकाएं होती हैं छोटे वृत्ताकार भाग चिपके हुए दिखाई देते हैं। यह नई बनती हुई कोशिका होती है। प्रजनन की इस अलैंगिक पद्धति को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। कीड़व एक परपोषी कार्बनी पदार्थों पर वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव है। कवक जो है, ठीक है, कीड़व एक परपोषी कार्बनी पदार्थों पर वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव है। ईस्ट कीड़व यह एक कोशिकीय कवक है। उनकी लगभग 1500 प्रजाति अस्तित्व में है। कीड़व कोशिका दृश्य केंद्र की प्रकार की होती है। ऊपर दी गई प्रयोग में चीनी के द्रव में स्थित कार्बनी पदार्थों के कारण इसकी वृद्धि होती है और प्रजनन शीघ्रता से होता है। इसकी वृद्धि होगी और प्रजनन जो होगा वह तीव्र गति से होता है। अपना पोषण करते समय कीड़व कोशिकाएं विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण, ध्यान देना यहाँ पे, कीड़व कोशिकाएं विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करती हैं। इस प्रक्रिया को हम कीड़वन कहते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो आप जानते हैं डबल रोटी कैसे बनती है। देखिए, ये कीड़वन की ही प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो क्या होता है, डबल रोटी आपने देखा है, ब्रेड आप देखोगे तो उसमें छिद्रमय होता है, उसमें छेद होता है और साथ ही साथ हल्का होता है। यह हल्का होने के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि जब हम उसे गर्म करते हैं तो वह क्या होती है, बाहर निकलती है, मुक्त होती है और उसके कारण ऐसा होता है। देखिए, कीड़व के प्रयोग में हमें बोतल में द्रावण बनाया था, उसका उपयोग डबल रोटी कैसे बनाई जा सकती है इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और डबल रोटी बनाए
ठीक है। बनाएं डबल रोटी जालीदार कैसे होती है, इसका कारण भी खोजें। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। हाँ, किण्वन की प्रक्रिया होती है, जब इसे करते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हो जाती है, और जब इसे गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, वह बाहर निकलता है, जिसके कारण कि वह छिद्रमय हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं इस साल के लिए इस चीज़ को स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है? तो आप देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे। इस साल के लिए इसे स्वयं अध्ययन में रखा गया है। शक्कर के कारखानों में शक्कर के साथ साथ अधिकतर अल्कोहल का उत्पादन भी किया जाता है। गन्ने के रस का सीरा निकलता है, उसमें भी प्रचुर मात्रा में कार्बोज होते हैं। सीरा में सैक्रोमाइसिस किण्व मिलाकर उसका किण्वन किया जाता है। इस प्रक्रिया में इथेनॉल, अल्कोहल, इथेनॉल यह प्रमुख उत्पाद तथा ईस्टर और अन्य अल्कोहल ये अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। इथेनॉल से स्पिरिट, मद्यार्क और अन्य रसायन प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार इथेनॉल धूम्र विरहित उच्चतम दर्जे का ईंधन भी है। इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए गन्ने के सिरे की तरह मक्का, जौ जैसे अन्य धानों का भी उपयोग किया जाता है। अंगूर के रस में होने वाले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शर्करा का भी यीस्ट की सहायता से किण्वन किया जाता है, और पाए गए अल्कोहल से वाइन नामक पेय बनाया जाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा कैसे हम अन्य पदार्थ तैयार करते हैं, उसके बारे में यह जानकारी दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे है, थोड़ा सोचिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इस साल के लिए स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है, तो आप इसके बारे में जानकारी हासिल करिए। ठीक है, तो जैव उपचार, अब इसके बारे में देख लेते हैं। पाम तेल निर्मित में तैयार होने वाले विषैले पदार्थ अन्य कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में मुक्त होने वाली भारी धातु लवण अवशोषित करने के लिए यारोविया लाइपोलिटिका इस किण्व का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार सैक्रोमाइसिस सेरोविसी यह किण्व आर्सेनिक नामक प्रदूषक अवशोषित करता है। सैक्रोमाइसिस सेरोविसी यह किण्व जो है आर्सेनिक नामक प्रदूषक को अवशोषित करता है। एक्नोरेक्स जीवाणु जो है उसका उपयोग समुद्र के तेल के रिसाव की सफाई के लिए किया जाता है। एल्केनिओरेक्स नामक जो जीवाणु है उसका उपयोग समुद्र के तेल के रिसाव के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यह जो जीवाणु है वह जो होते हैं वह मानव जीवन के लिए हितकारी होते हैं या लाभकारी हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रतिजैविकों के बारे में। एंटीबायोटिक बोलते हैं इसे। प्रतिजैविक के बारे में देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से पाए गए कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक हैं। ध्यान देना, ये प्रतिजैविक क्या है उसके बारे में है। तो सूक्ष्म जीव का विनाश और उसकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले, मतलब उनको रोकने वाले, उनकी वृद्धि को रोकने वाले जो जीवाणु और कवकों से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक हैं। 20वीं सदी के प्रतिजैविकों के कारण औषधोपचार में क्रांति हुई। क्षय जैसे रोगों का तो अब कुछ देशों से लगभग निर्मूलन हो गया, मतलब पूरी तरह से यह खत्म हो गया है। प्रतिजैविक प्रमुख रूप से जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। कुछ प्रतिजैविक आदिजीवी को नष्ट कर सकते हैं। कुछ प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं, उन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहते हैं। कुछ प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं, उन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहते हैं, जिसके अंतर्गत एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। यदि रोग के लक्षण दिख रहे हैं किंतु रोग जंतुओं का अस्तित्व नहीं मिल रहा है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है।
जब रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है यह निश्चित रूप से समझ में आता है, तब मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि हैं। तो ये जो है ऊपर वाला जो विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक के बारे में बताया गया, इसमें जब लक्षण दिखाई न दे, उसके बारे में रोग जंतु का अस्तित्व नहीं मिल पा रहा है, तब उनका हम उपयोग करते हैं। जबकि जब हमें लक्षण समझ में आ रहा है कौन सा सूक्ष्म जीव है, यह अगर समझ में आ रहा है, तब हम मर्यादित क्षेत्र के सूक्ष्म प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, पेनिसिलिन के बारे में जानकारी लेते हैं। पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविकों का समूह है। स्टेफिलोकोकाई, कॉलिस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रजातियों के जीवाणुओं से होने वाले संसर्गों को काबू में लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन के बारे में बताया गया है कि पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविकों का समूह है, ठीक है। कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, तो स्टेफिलोकोकाई, कॉलिस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रजाति के जीवाणुओं से होने वाले संसर्गों को काबू में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कान, नाक, गला, त्वचा में जीवाणुओं द्वारा होने वाले संसर्ग तथा न्यूमोनिया, स्कारलेट ज्वर पर उपचार करने के लिए पेनिसिलिन युक्त औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सावधान यहाँ पर है, इस साल के लिए इसे भी स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। तो प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। औषधियों की दुकान से डॉक्टरों की चिट्ठी के बिना कोई भी प्रतिजैविक न मांगे। गला दुखना, खांसी, सर्दी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा होने पर अपने आप प्रतिजैविक न लें। मात्रा पूर्ण होने के पहले तबीयत ठीक लगी तो भी प्रतिजैविक की निर्धारित मात्रा पूर्ण कीजिए। आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए प्रतिजैविक दूसरों को न बताएं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिजैविक जो होते हैं वह डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही हमें लेना है। हाँ, इसे मतलब किसी वही रोग और किसी को हुआ है, तो अगर हमें वह रोग इस दवा के कारण ठीक हो गया है तो हम वह दवा बिना डॉक्टर की जानकारी के उसे नहीं देंगे, क्योंकि आपका और उनमें हो सकता है कि लक्षण कहीं ना कहीं कुछ लक्षण भिन्न हो, तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग न करें, ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक का परिचय इस साल के लिए हालांकि इसे स्वयं अध्ययन में रखा गया है, पढ़ लेते इसे। सेंट मेरीज अस्पताल के सूक्ष्म जीव शास्त्र के प्राध्यापक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी प्रयोगशाला में कांच की तस्तरी में अलग अलग प्रकार के जीवाणु और फफूंदियों की वृद्धि की थी। 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकाकस जीवाणु का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक तस्तरी में उन्हें विलक्षण चीज़ दिखी। इस तस्तरी में फफूंदी के धब्बों की वृद्धि हुई थी, परंतु इन धब्बों के आसपास की जगह साफ हो गई थी। इसका सरल अर्थ यह था कि जीवाणु नष्ट हो गए थे। मतलब आसपास जो मतलब धब्बा दिखा, जरूर फफूंदी जैसा धब्बा दिखा, लेकिन आसपास की जो जगह थी वह साफ दिखाई दी। कहने का मतलब यह है कि उसके जो जीवाणु थे आसपास के, वह क्या हुए, नष्ट हो गए थे। यह फफूंदी पेनिसिलियम था और उसके स्राव के कारण जीवाणु नष्ट हो गए थे। यह उन्होंने अधिक अध्ययन कर सिद्ध किया। इस प्रकार एक अनपेक्षित घटना के कारण विश्व के पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन का जन्म हुआ। असह्य रोगों को काबू में लाने के प्रयासों की नींव रखी गई। हमारी जान बचाने वाले प्रतिजैविक को खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे, ठीक है। मतलब ये जो थे सबसे पहला प्रतिजैविक बताने वाले ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब तो इसी के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे जो उपद्रवी सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने उपयुक्त सूक्ष्म जीव मतलब कि जो हमें जीवन में हमारे
उपयोग होता है, जो हमें लाभकारी हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और कीड़व के बारे में हमने देखा। अब अगले वाले वीडियो में हम उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।